अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज फिर जनाब हुई हैं बड़ी अहम किस्म की तैनातियां भी, तकर्रियां भी, और इसके साथ साथ बड़े नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन तब्दीलियों से मुतल्लिक आगाह करेंगे क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मनपसंद काम किए जाने थे वो मुकम्मल किए गए हैं और अब कायम मकाम चीफ जस्टिस डोगर साहब का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इसके अलावा जो हाल ही में एलिवेट किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए जजेस, उनके भी नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। इसके साथ साथ जनाब तमाम जो कोर्ट्स जहां से चीफ जस्टिस साहिबान को सुप्रीम कोर्ट लेके जाया गया है वहां पर कायम मकाम चीफ जस्टिस की तैनातियां कर दी गई हैं। ये सब कुछ आपको बताते हैं। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से खबर आ गई थी कि जी उन्हें निकाला जा रहा है। अब इस सिलसिले में बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, लेकिन क्या मरवत साहब का वापसी का अभी भी कोई इम्कान बाकी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जो विल्सन ने आज फिर एक ट्वीट किया है, अमेरिकी कांग्रेसमैन ने, और इन्होंने आज बड़ा ताक के निशाना लिया है। इसके ऊपर तफसीलन बात करते हैं। एक बहुत अहम डोजियर पीटीआई की तरफ से आईएमएफ को भिजवा दिया गया है और इसकी तस्दीक भी कर दी गई है, तो इससे मुतल्लिक भी बात हो रही है। इसके ऊपर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं और फिर इन तमाम चीज़ों के साथ आपको बताएंगे कि आगे का लाहेमल क्या अब नजर आ रहा है पीटीआई का मौजूदा हालात पे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज करते हैं जी अहम नोटिफिकेशन से। सबसे पहले तो हुकूमत जो चाहती थी, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक जो खतरा हर वक्त उनके सर पे मंडलाता रहता था क्योंकि वो काबू नहीं आ रही थी, उस तरह से हुकूमत के लिए, एक सिस्टम के लिए पूरा चैलेंज बनी हुई थी। तो उसको बड़े प्लान करके तरीके से उसको मैनेज करने की कोशिश की गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को ले जाया गया है सुप्रीम कोर्ट और उनकी जगह कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात किया गया है सरफराज डोगर साहब को। सरफराज डोगर साहब जिनको हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट से यहाँ पे शिफ्ट किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट में ये 15वें नंबर के जज थे, लेकिन यहाँ लाकर उनको सीनियर मोस्ट जज बना दिया गया और सीनियरिटी लिस्ट भी यहाँ आकर चेंज नहीं की गई, नया हलफ भी उनसे नहीं लिया गया। तभी से ये अंदाज़ा हो चला था कि जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब हों या जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, दोनों को ही चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा और अब सीनियरिटी के मामले को पसे पुश्त डालते हुए कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया सरफराज डोगर साहब को। अब बात चले जाएगी लंबाई में, जब तक इस मामले के ऊपर सीनियरिटी पर फैसला होगा वो काफ़ी कुछ हासिल कर लिया जाएगा या करने की कोशिश की जाएगी जिनके लिए उनको यहाँ पर लाया गया है। तो ये एक पहला कदम तो आज हुकूमत ने कामयाबी से उठा लिया है। अब सबसे पहली बात तो ये कि वो जजेस जो कि इससे मुतासिर हुए हैं उनका लाहेमल क्या होगा। तो इस मुतालिक खबर सबसे बड़ी यही आ रही है कि वो 5 जजेस जिन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को ये ख़त लिखा था कि सीनियरिटी को आपने अपने तौर पर ही तय करके जो लिस्ट जारी की है वो इससे मुत्तफिक नहीं है, और एक रिप्रेजेंटेशन भी दी थी जिसे बाद में आमिर फारूक साहब ने मुस्तरद कर दिया था। तो उन 5 जजेस ने उनके खबर ये आ रही है उनके ज़राए से कि वो अब सुप्रीम कोर्ट में आमिर फारूक साहब का ये फैसला चैलेंज करने जा रहे हैं। उनका ये मौक़िफ़ है कि जो जजेस ट्रांसफ़र होकर दूसरी कोर्ट से यहाँ लाए गए हैं उनको यहाँ पर आकर नया हलफ उठाना चाहिए और उस हलफ उठाने के बाद उनकी सीनियरिटी जो है उस हलफ से आगे काउंट होगी। लेकिन आमिर फारूक साहब ने उनके इस मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं किया था। वो क्यों नहीं किया था? क्योंकि उन्हें लाया ही इसलिए गया था कि उन्हें चीफ जस्टिस बनाना था। तो बहरहाल अब ये 5 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करेंगे, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल ये चैलेंज करना तो उनका हक है और करना भी चाहिए। इस सिस्टम में रहते हुए जितनी लड़ाई हो सकती है लड़नी चाहिए, अपने हक के लिए बात करनी चाहिए, अपनी अदलिया की आज़ादी के लिए काम करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम यहाँ पर इस तरह से मफलूज किया गया है कि एक प्रॉब्लम से आप निकलते हैं तो अगली प्रॉब्लम में आप चले जाते हैं। अब ये लोग जाके अगर चैलेंज भी करेंगे इस मामले को तो ऐन मुमकिन है कि ये मामला आईनी बेंच ही सुनेगा क्योंकि ये उसी से रिलेटेड मामलात हैं। तो अगर आईनी बेंच में जाएगा तो वहाँ पे भी आपको पता है फिर किस तरह के हीरे जजेस बैठे हुए हैं, तो उन्होंने क्या फैसले देने हैं। तो इसलिए उम्मीद तो बिल्कुल इस बारे में कोई ख़ास नहीं है कि इन जजेस को कोई इंसाफ मिलेगा। लेकिन ये ज़रूर अब एक चीज़ वाज़े हो गई है कि सिस्टम नहीं चाहता था कि इन जजेस को किसी भी तरह चीफ जस्टिस बनाया जाए, तो इसके लिए उन्होंने पूरी प्लानिंग करके, पूरी साजिश करके जिस तरह से रास्ता रोका गया वो सबके सामने आया है। अब ये इस सिस्टम में रहते हुए कितनी फाइट लड़ते हैं वो अब हम देखेंगे आगे, लेकिन फिल वक्त जो हमें नज़र आ रहा है वो यही है कि अभी इंसाफ तो इनको मिलता हुआ कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। बाकी
दो जजेस जो सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे मुतालिक भी ये खबरें आज ज़राए के तवस्सुत से गर्दिश कर रही हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब दोनों ही बहुत ज़्यादा खटक रहे हैं मुसलसल, क्योंकि एक तो जुडिशल कमीशन में भी ये बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी प्रॉब्लम करते हैं, फिर खतूत भी लिखते रहते हैं, फिर कहीं ना कहीं जो मामलात इनके सामने आते हैं वहाँ पर भी ये इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वजह से इनका होना ही इस वक्त बहुत तकलीफ देह है इस सिस्टम के लिए। तो खबरें ये भी आ रही हैं कि इन जजेस के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने की कोशिश की जाएगी और कोई रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लाए जाएंगे। अब ये सिर्फ धमकियां हैं उन्हें अंडर प्रेशर करने के लिए ताकि वो चुप हो जाएं, या सचमुच में ऐसी कोई तैयारी की जा रही है, ये देखना होगा। लेकिन ये कोई अब सुनना कोई ऐसे हैरत की या अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि अब हमें आदत ही हो गई है। ये सब इतने खुलेपन से, बेढंगे तरीके से, नंगेपन से किया जाता है कि सबको सब नज़र आ रहा है कि जो शख्स भी इस सिस्टम को, इस जालिमाना निज़ाम को, इस जाली निज़ाम को, इस फस्तायत के निज़ाम को चैलेंज करता है, उसको चुप करवाने के लिए किसी भी हद तक जाया जाता है। तो उसमें कोई आम गरीब शहरी से लेके, कोई कारकुन से लेके, कोई सहाफ़ी से लेके, अब कोई सुप्रीम कोर्ट के जज तक, किसी को भी इस सिस्टम ने ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं दी है और उसके तमाम रास्ते बंद किए, बल्कि जो ज़्यादा बड़ी पोस्ट पे मेरा ख्याल है उसके लिए ज़्यादा बड़े चैलेंज बने हैं। तो अब ये खबरें जजेस को मैनेज करने की आ रही हैं और उनके ऊपर तलवारें लटकाई जा रही हैं कि जनाब हम आपको फारिग करा देंगे। लेकिन फिलहाल अब इस पे देखना ये होगा कि वुकला का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि लास्ट टाइम तो वुकला ने बड़ा शोर मचाया था कि जनाब हम तो किसी सूरत भी सरफराज डोगर साहब की जो कोर्ट है उसको मंजूर नहीं करेंगे। तो अब जो उनकी सारी बढ़कें थी, जो सारी उनकी मूवमेंट चलनी थी, उसका अब वक्त आ गया है कि अगर आप वाकई अपने कॉल में सच्चे थे तो फिर अब आप प्रूफ करके दिखाएं कि जी आपने जो ये तैनाती की है उसको आप डिसमिस करें या उसको डिसोन करें, उसके खिलाफ अगर आप मूवमेंट चलाते हैं तो पता चलेगा। लेकिन उसमें भी आपको पता है कि जिस तरह से एक डिवीज़न है वकला में, तो वो एक मूवमेंट तो वैसे ही नहीं चल रही। तो ये सारी सूरत हाल है। अच्छी तरह मैं आपको मायूस कर रही हूँ, लेकिन अब मसला ये है कि मुझे तो फैक्ट पे बेस आपके सामने सिचुएशन रखनी है। मैं कोई आपको फॉल्स होप्स तो नहीं दिलाऊंगी कि जी ये होने वाला है, बस अब ये इस तरह जो नज़र आ रहा है फ़िलहाल उसके मुताबिक यही है कि बड़ा तरीके के साथ कोर्ट्स को जो है वो मैनेज किया गया है। पहले तो ये चीज़ आ गई है। थोड़ा बहुत जो इसमें एक रखा गया है हल्का फुल्का सा आप कह लें कुशन कि कायम मकाम उनको कहा गया है, तो उसकी वजह यही है कि वकला को या जो ज़्यादा कोई शोर मचाएगा इस मामले के ऊपर उनको तसल्ली दे दी जाएगी जजेस को कि जनाब अभी हम इस मामले पे देख रहे हैं, आप अपने कानूनी ऑप्शंस देखें। और दूसरा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब को भी चूँकि कायम मकाम सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया है, तो उनको भी एक अंडर मॉनिटरिंग रखा जाएगा और देखा जाएगा कि अगर वो मामलात में ठीक चलते हैं तो फिर ये मुमकिन है कि उन्हीं को वापस हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस भी बना दिया जाए। और अगर वो नहीं मामलात में कोई ख़ास दिलचस्पी लेते या कोई हुकूमत को सर्व नहीं करते तो हो सकता है फिर उनको खुड्डे लाइन लगाया रखा जाए, जैसे कि अभी उन्हें लगाया गया है। तो ये सारी जो सूरत हाल है ये बड़ी अब वाज़ेह हो चुकी है कि कोर्ट पैकिंग का जो अमल था वो किस तरीके से अमल में आ चुका है। ये हो गया जी। अब आगे इससे दूसरी तरफ जो IMF का मिशन था जो आया हुआ है, जिसने कल चीफ जस्टिस से मुलाकात भी की, उससे इमरान खान साहब ने भी एक डोजियर पहुंचाने का हिदायत दे रखी थी अपने पार्टी वर्कर्स को। तो उमर अयूब साहब ने इसके ऊपर एक डोजियर जो है वो IMF को भिजवा दिया है और उन्होंने इसकी तस्दीक भी कर दी है। इस डोजियर में उन्होंने जहाँ पे मुख्तलिफ वाक़यात जो हुए हैं नाइंसाफ़ियों के PTI के साथ, उनके वर्कर्स के साथ, उनके पार्टी लीडर्स के साथ, तो वहीं 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उससे मुतालिक जो पतन की हालिया रिपोर्ट है उसको भी उन्होंने अटैच किया है। और जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है उसके बाद जो कंसर्न्स हैं जुडिशरी के हवाले से, वो चीज़ें भी उन्होंने बीच में अटैच की हैं। तो ये बात अब उन्होंने तस्दीक कर दी है कि IMF को उन्होंने ये चीज़ें भिजवाई हैं। लेकिन क्या इसके ऊपर कोई खातिर खा नतीजा निकलेगा, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि IMF के वफ़द ने जब इमरान खान साहब से मुलाकात की थी, जब वो भी ज़मान पार्क में थे, तो उस वक्त उन्होंने ये बात की थी कि जी IMF के अगले पैकेज के हवाले से, स्टेबिलिटी के हवाले से, तो खान साहब ने उस वक्त क्लियरली ये बात कही थी कि इसका सारा दारोमदार इस बात पर है कि आने वाला इलेक्शन कितना फ्री एंड फेयर होता है। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा तो मुल्क में स्टेबिलिटी भी आएगी और चीज़ें आगे भी बढ़ेंगी, मईशत के लिए भी अच्छी खबरें होंगी। लेकिन अगर इस फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर ना किया गया तो फिर ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो इमरान खान साहब ने खुद भी इसका जिक्र किया है कि उस वक्त भी मैंने यही बात की थी और आज आपके सामने हैं हालात, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है।
जब आपने इलेक्शन रिग किया तो उसके बाद स्टेबिलिटी तो आपको नहीं मिली। तो अब ये जो सारी कहानी है दोबारा IMF के सामने आ गई है। अब IMF को समझ लग गई होगी कि खान साहब ने जो उस वक्त बात की थी उसका मकसद क्या था, और अब मेरा ख्याल है कि इसमें कोई इबहम बाकी नहीं रहा। अब आ जाते हैं जी एक और जो बड़ी अहम सिचुएशन है, वो ये कि ये सारी चीज़ें IMF तक पहुंच रही हैं, बाहर की दुनिया को पहुंच रही हैं, और अब चीज़ें लोगों तक बड़ी खुल के पहुंच रही हैं। ऐसा नहीं है कि अब आप चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं। और अब काफ़ी जो एक इम्पॉर्टेंट आज और डेवलपमेंट हुई है वो ये कि जो विल्सन, जिन्होंने इससे पहले इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कई मरतबा फ्री इमरान खान के ट्वीट्स भी किए हैं, उन्होंने इस दफ़ा जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को ख़त लिखा है, वहीं आज जो उन्होंने ट्वीट किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो लिखते हैं कि द पाकिस्तान मिलिट्री रजीम मस्ट रीस्टोर डेमोक्रेसी। तो बेसिकली इसको अगर आप उर्दू तर्जुमा देखें तो इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान में फ़ौजी हुकूमत है उसके ऊपर लाजिम है कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल करे। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये एक लाइन आपको क्या कुछ कह रही है। जो विल्सन बेसिकली इस एक तो पूरी हुकूमत को एक फ़ौजी हुकूमत कह रहे हैं, और दूसरा वो इस बात के लिए डिमांड कर रहे हैं कि मुल्क में डेमोक्रेसी को बहाल करें। मतलब वो ये कह रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है। तो ये एक सीधा उन्होंने आप कह सकते हैं कि सीधा सीधा सा इल्ज़ाम मिलिट्री लीडरशिप पर लगाया है कि मुल्क को इस वक्त फ़ौज चला रही है, फ़ौजी क़यादत जो है वो इस वक्त तमाम फ़ैसले कर रही है और मुल्क को डेमोक्रेसी की तरफ ले जाना चाहिए। तो ये उनकी तरफ से एक वाज़ेह पैगाम जो है वो आज आया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आज आर्मी चीफ ने भी तलबा से मुलाकातें की हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, उनसे उनकी मुलाकातें थी, और उन्होंने नौजवानों के ऊपर इस बात के ऊपर जोर दिया कि उन्हीं के ऊपर पाकिस्तान का मुस्तकबिल रिलाय करता है और उनको ही पाकिस्तान को लेकर आगे चलना है। कोई ख़ास कोई कॉन्ट्रोवर्शियल ऐसी कोई बात जो थी या कोई इस तरह की चीज़ बहुत ज़्यादा मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन बहरहाल ये मुख्तलिफ आर्मी चीफ्स इससे पहले भी माजी में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स से खिताब वगैरह करते रहे हैं। ये वैसे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यानी जो मौजूदा हालात है उसमें ख़ास तौर पर जो आपके स्टूडेंट हैं उनका रुझान इस वक्त जो है आपको पता है कि किस तरफ है, और जो इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप है उसका रुझान किस तरफ है। तो उस लिहाज से ये एक मानी खेज सी बात लगती है कि तलबा के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है। DGISPR भी बार बार इस तरह के सेशंस कर रहे हैं, आर्मी चीफ भी पहले भी सेशंस कर चुके हैं, और भी यानी जो आपकी मिलिट्री क़यादत है उसकी तरफ से स्टूडेंट्स के साथ इस तरह के सेशंस हो रहे हैं। लेकिन क्या इन स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद जो है वो वाकई अपना जहन बदल चुकी है या बदल रही है? तो ऐसा हमें कुछ दिखाई नहीं देता। वो जहाँ पे कल खड़े थे उससे ज़्यादा तादाद में आज हमें खड़े नज़र आते हैं, और बहरहाल ये उनकी तरफ से कोशिश ज़रूर हो सकती है कि वो इसमें अपना एक विज़न जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन फ़िलहाल उससे कुछ बहुत ज़्यादा हमें चीज़ें मुतासिर होती हुई नज़र नहीं आती। अब आ जाते हैं जी कि इस सारी सूरत हाल के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट ख़बर आज आई जिसके ऊपर बड़ी बात हो रही है वो है आज शेर अफजल मरवत साहब का पार्टी से निकाले जाना। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से आज दोपहर से ही खबर चल रही थी कि जी इमरान खान साहब ने हिदायत दे दी हैं, लेकिन जब बैरिस्टर गौहर साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसी कोई हिदायत नहीं मिली। तो वैसे अजीब बात है कि जब भी शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक कोई सख्त फैसले की हिदायत होती है वो कभी बैरिस्टर गौहर को नहीं मिलती। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बैरिस्टर गौहर साहब हों, अली अमीन गंडापुर साहब हों, इन लोगों के एक शुरू से ही सॉफ्ट जज्बात रहे हैं शेर अफजल मरवत के लिए, और हमेशा ये इनको रेस्क्यू भी करते हैं। इससे पहले भी जब एक दो मरतबा शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से सख्त किस्म के इक़दामात लिए गए तो इन लोगों ने जाके इमरान खान साहब के साथ मामलात करके बातचीत करके शेर अफजल मरवत का जो मामला था वो रफा दफा करवाया था। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब भी जो आपको पता है, जैसे मैं पिछले व्लॉग में बात कर चुकी हूँ कि अपने आप को तब्दील करने के लिए तैयार ही नहीं हुए, अपनी जो उनकी खामियां हैं उनको उन्होंने ओवरकम करने की नहीं कोशिश की, तो उसका नतीजा आज ये है कि वो आज पार्टी से बाकायदा तौर पर एक्सपेल कर दिए गए हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब जो कि एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके दस्तखतों से एक एक्सपेल करने का उनको नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि जी अब इनका PTI के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगरचे बहुत से लोग अभी भी ये बात कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से एक मुलाकात तय है और जुनैद अकबर साहब को भी इमरान खान साहब ने बुला रखा है। तो आज के रोज़ जब ये लोग इमरान खान साहब से जाके मिलेंगे तो हो सकता है कि अली अमीन दोबारा कोशिश
کوشش کریں کہ شیر افضل مروت صاحب کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا کر سکے عمران خان صاحب کے لیے دل میں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب تھوڑا سا مشکل ہو چکا ہے. شاید اب معاملات اس حد تک چلیں گے کہ جہاں عمران خان صاحب شاید اس پہ زیادہ ڈسکشن کرنا بھی پسند نہ کریں. میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے لیے کوئی زیادہ عمران خان کو مارجن دیں گے، کیونکہ وہ آلریڈی کافی دفعہ وارننگز دے چکے ہیں. تو میرا خیال یہی لگ رہا ہے کہ فی الحال شیر افضل مروت صاحب کا سفر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ختم ہو چکا ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کا لاہ عمل کیا ہوگا. ابھی تو انہوں نے جو ٹویٹ کیا وہ تو بڑا وسیلہ سا کیا ہے کہ جناب میں بھی اب کھل کے سب کچھ بتاؤں گا، بڑی انسنی کہانیاں ہیں، میرے خلاف سازشیں ہوئی ہیں، خاتون بھی کوئی شامل ہیں، یہ ہو گیا وہ جو ایک ٹپیکل سا ہوتا ہے ہمیشہ رہتا ہے. ویسے تو مجھے یہ سمجھ لگتی ہے ٹھیک ہے، اگر کچھ آپ کی غلطیاں کوتاہیاں ہیں پھر لوگ جو اس کو بتاتے ہیں تو دوسروں پہ الزامات بھی ڈالتے ہیں اور پھر مزید اس سے جو کچھ چھپی ہوئی باتیں اس کو کھولتے ہیں تو اس سے کبھی فائدہ نہیں ویسے کسی کو پہنچتے ہوئے میں نے دیکھا. زیادہ تر میں نے دیکھا اس سے نقصان ہی ہوا ہے. اور خاص طور پر پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے معاملے میں تو یہی دیکھا ہے کہ جس نے بھی عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات کے حوالے سے باہر آ کر پارٹی سے نکالے جانے کے بعد کوئی بھی گفتگو کی ہے تو لوگوں نے اس کو نہ تو کوئی ویٹیج دی ہے بلکہ وہ خود زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں غیر مقبول ہوا ہے، زیادہ ہی اس کی بے عزتی ہوئی ہے. چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب ہوں، علیم خان صاحب ہوں، کتنے ہی ایسے ترم خان جو پہلے خود کو بہت کچھ سمجھتے تھے لیکن جب بھی انہوں نے آ کے اس حوالے سے کیا ہے کہ انہیں نکالا گیا ہے یا کچھ بھی انہوں نے نیگیٹو باتیں کی ہیں تو اس کے بعد ان کی کیا حیثیت رہ گئی ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو اگر شیر افضل مروت صاحب کے دل میں بھی کوئی خواہش ہے ایسی کہ وہ آ کے ایک گریسفلی معاملے کو خاموشی سے ختم کرنے کے بجائے اس کے اوپر مزید اب چاہیں گے کہ جی کوئی کیچڑ بنے اس پہ سب چھلانگیں لگائیں تو وہ ان کی چوائس ہے. لیکن میرا خیال ہے اس سے کوئی انہیں فائدہ نہیں پہنچے گا. الٹا یہ ضرور ہے کہ اب یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ کیا شیر افضل مروت صاحب پی ٹی آئی کے رکن نہیں رہیں گے تو کیا وہ قومی اسمبلی کی سیٹ سے بھی ریزائن کریں گے. کیا اگر وہ خود نہیں کریں گے تو پارٹی ان سے یہ ڈیمانڈ کرے گی کہ پھر آپ سیٹ بھی چھوڑ دیں. تو یہ آنے والے دنوں میں چیزیں واضح ہو جائیں گی. اصولاً تو میرا خیال ہے کہ اگر ان میں کوئی عزت نفس ہے تو انہیں چاہیے کہ ضرور وہ پارٹی کے نکالے جانے کے بعد اپنی سیٹ بھی چھوڑیں، کیونکہ ظاہر ہے ووٹ تو انہیں عمران خان کی وجہ سے ملا تھا. تو اگر اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ آپ دیکھیں تو ان کی بچت بھی ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو اس طرح سے رجسٹرڈ نہیں ہے. سنی اتحاد کونسل میں انہوں نے مجھے نہیں معلوم کہ وہ رکنیت کا دیا ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ بھی ایک گڑبڑی چل رہی ہے نا کہ پارٹی میں پہلے کون تھے، 45 کون تھے، 39 کون تھے، اور وہ سارا کچھ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا تھا جس کی وجہ سے کافی اور کنفیوژن ہو گئی. تو پی ٹی آئی کو تو ابھی تک مان ہی نہیں رہی الیکشن کمیشن کہ جی یہ پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہ ایک علیحدہ مصیبت بننا ہوا ہے مسئلہ. تو بہرحال اگر ان کو نکالنا ہوا تو پی ٹی آئی اس کے لیے اگر کوئی ریفرنس بھیجے گی تو اس کا کیا اثر ہوگا یہ بھی دیکھنا ہوگا. اور پھر ان تمام چیزوں کے برعکس کیا خود ہی شیر افضل مروت صاحب نکال دیں گے خود کو قومی اسمبلی سے اور الگ الیکشن کوئی آزاد حیثیت میں لڑنا چاہیں گے یا کیا کرنا چاہیں گے یہ اب دیکھنا ہوگا. تو بہرحال اب کام کافی کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے. لیکن شیر افضل مروت صاحب کی کچھ خوبیاں ضرور تھی لیکن میرا خیال ہے ان کی خامیاں ان خوبیوں پہ زیادہ حاوی ہو گئیں جس کی وجہ سے ان کا سفر یہاں پہ تمام ہوا. چلیے اب جو معاملہ ہے وہ یہ کہ صرف بات یہیں پہ نہیں رکے گی. خبریں یہی آ رہی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں اس وقت ایک الگ ہی موڈ میں ہیں اور وہ کئی اور تبدیلیاں بھی کر سکتے ہیں. ابھی ایک اور جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کے مطابق خرم شیر زمان صاحب کو سیکرٹری اطلاعات سندھ کا مقرر کیا گیا ہے. اسی طرح سے مزید بھی کچھ نوٹیفیکیشنز ہونے جا رہے ہیں. تو چیزیں چینجز تو آ رہے ہیں، نظر آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کچھ تبدیلیاں کر رہے ہیں. اس کا اثر ہمیں کب تک نظر آئے گا وہ آپ کو آنے والے دنوں میں بتائیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.